नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है और अगस्त आपका चल ही रहा है, कुछ दिन के बाद से आपको एग्ज़ाम सिटी बता दिया जाएगा। तो उसमें हम लोग ने सीरीज़ स्टार्ट किया था। मैं PYQ 2 या 3 वीडियो में बनाया था जो साइंस के थे, कुछ PYQ मैंने दिया था। अभी हम लोग थोड़ा सा उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके साइंस का पूरा होल पैडागोजी जो है, पैडागोजी जितना आता है, पैडागोजी आपको पता है कि साइंस का 10 मार्क्स का आता है, तो पैडागोजी जितना आता है, चाहे फिर 6 to 8 के लिए पैडागोजी आता है, तो उसके लिए हम एक सीरीज़ लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम पूरे कवर कर लेंगे जितने भी पैडागोजी है, साइंस से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी पैडागोजी में सवाल आपको आती है, वो सारी चीज़ को एक ही वीडियो में वन शॉट के माध्यम से हम लोग कवर कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को ये समझ में आएगा और इतना ही आप पढ़ लीजिएगा तो साइंस का जो पैडागोजी है वो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पैडागोजी का जितना भी क्लियर है इस एक वीडियो से वन शॉट से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी करते हुए थोड़ा सा क्लास को शुरू कर लेते हैं। साइंस की बात करें तो सबसे पहले उसमें देखेंगे तो विज्ञान एक्चुअली में है होता क्या है। सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि साइंस होता क्या है। तो आपको पता है कि ये ग्रीक वर्ड सिनीसियस से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? तो ग्रीक वर्ड सिनीसियस से इसको लिया गया है। और अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से एक तरह का सब्जेक्ट है या एक माध्यम है, इसके माध्यम से जितनी भी ऑल यूनिवर्स में जितनी भी थिंग्स है, ऑल थिंग्स, सबके बारे में हमें एकदम एक अच्छा तरीके से गुण और हर घटना के बारे में हमको सीखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि साइंस जब भी काम करता है वो किस पे काम करता है? तो वो फैक्ट पे कभी भी काम करता है। तो यही मैं थोड़ा सा पहले हम जानेंगे कि पॉइंट वाइज पॉइंट लेके आया हूँ और यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे विज्ञान एक ऐसा विश्वसनीय या रिलेबल प्रक्रिया है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड की हर वस्तुओं के बारे में, ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु है उसकी घटना के बारे में आसानी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि एक तरह का क्या है, एक तरह का ये प्रोसेस है। एक तरह का क्या है? साइंस सब्जेक्ट भी है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जितने भी ऑल यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका घटना घटता है और उस घटना के बारे में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ हम क्या कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। उसको हम बोलते हैं विज्ञान, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि दूसरे टॉपिक की अगर बात किया तो यह विचारों को, आइडिया जो होता है को प्राकृतिक नेचुरल वर्ड से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जांचता है। मैं पहले बता के लाया कि ये जब भी काम करेगा किस पे काम करेगा? फैक्ट पे काम करेगा। तो जितने भी नेचुरल वर्ड है तो नेचुरल वर्ड से प्राप्त एविडेंस जो है, सबूत जो है, प्रूफ जो है, उस पे ये क्या करता है, उसी के आधार पे सारी चीज़ों को वो जांचता है कि प्रकृति में कौन सी वस्तुएं सही है, कौन सी वस्तुएं गलत है। इसका अगर बात करते हैं इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य क्या है, तो विज्ञान का उद्देश्य यहाँ पूछता है क्वेश्चन को, विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान का उद्देश्य प्रकृति की वास्तविक कार्यप्रणाली को उजागर करना है, न कि काल्पनिक या जादुई व्याख्याओं पर विश्वास करना। मतलब विज्ञान आपका जो है ना वो सीधे फैक्ट पे ही काम करता है और वास्तविक कार्यप्रणाली जो होता है उसको वो मानता है, न कि काल्पनिक या जादुई। विज्ञान कोई जादू नहीं दिखाता है, वो रियल चीज़ को करके दिखाता है और वो भी नेचुरल से। वास्तविक जितने भी चीज़ हैं वो मैजिकल पे, जादुई व्याख्या पे या काल्पनिक कोई भी चीज़ें होती है इस पर वो कभी भी विश्वास नहीं करता है। तो ये फैक्ट पे काम करेगा जब भी काम करेगा, यानी प्रैक्टिकल पे, फैक्ट पे, प्रूफ पे जो है वो दिखाई देगा। इसलिए विज्ञान जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता। विज्ञान के गुण जो होते हैं वो सतत होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये फैक्ट है तो फैक्ट जब भी काम करेगा तो फैक्ट कभी कभी चेंज भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ आप देख ही रहे होंगे, जैसे PDF वगैरह हम जो बना रहे हैं तो पहले हम लोग लैपटॉप वगैरह के यूज़ करते थे, उससे बनाते थे। MS वर्ड में, MS फाइल में जाके हमको करना पड़ता था। आज लेकिन PPT जो है AI खुद आपको बना देगा कि वह हम सब्जेक्ट लिख दें कि इसका PDF या मैराथन या ये सब्जेक्ट लिख के नोट्स एक दे दे बढ़िया से, तो वो दे देता है, सजा के खूब अच्छा से आपको दे देता है।
तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, जादुई व्याख्या पर काम नहीं करता है। और नई तकनीकी पे हम लोग विचार करते हैं, जैसे एआई के बारे में हम सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा भी हो रही है, सरकार भी इस पर जोड़ दे रही है और ये फ़ायदेमंद भी है, हालांकि बहुत आदमी इसका गलत भी उपयोग कर रहे हैं। तो विज्ञान ही है, ये एक तरह का विज्ञान है। यह ना ही तकनीक के विकास, बीमारियों के उपचार और समाज की विभिन्न समस्याओं का हल करने में क्या है, सहायता करता है। आज हम लोग को दिखते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिल जाएंगे हॉस्पिटल में, वो आपको पाएंगे। शहरों में बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। पहले पेमेंट हम कैश देते थे, अभी देखिएगा कैशलेस हो गया। तो ये विज्ञान करता क्या है, नई तकनीकों का विकास करता है, बीमारी का उपचार, समाज की विभिन्न समस्या जो भी है उसको हल करने में मदद करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ये याद करने लेंगे। सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये फैक्ट पे काम करता है। तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि विज्ञान है क्या। तो अभी मैंने बताया कि विज्ञान का जो प्रोसेस होता है ना, तो विज्ञान का प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूअस चलता रहता है, ऑनगोइंग रहता है, ऑनगोइंग रहता है, निरंतर चलता रहता है, कभी वो रुकता नहीं है। तब विज्ञान एक निरंतर चलने वाली क्या हो जाती है, प्रक्रिया हो जाती है, कंटिन्यू रहती है, सतत, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, निरंतर चलते रहती है, सतत विकास उसको बोला जाता है। तो ऑनगोइंग वो रहता है। और अगर ये हमारे जीवन की बात करें तो जीवन पे हमारे कैसे इफेक्ट डालता है, तो ये हमारे ज्ञान के क्षैतिज होरिजन ऑफ नॉलेज के निरंतर विकास विस्तारित करता रहता है। मतलब विज्ञान में अगर हम जैसे ही काम करें तो किसी भी वस्तु के विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, यानी उसका जो गुण है उसको निरंतर वो विस्तार करते रहता है। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे हमें कोई जानकारी होती है, वैसे वैसे हमारा दिमाग भी क्या होता है, एक्टिव होते जाता है और हमें ज्ञान बढ़ते जाता है। तो उसका रोल किसका है, तो साइंस का ही रोल है। प्रत्येक नए दिन, एवरी दिन के साथ कोई नई खोज का आविष्कार या सामने आते रहते हैं। क्या करते हैं, देखिए जैसे रोज़ रोज़ विज्ञान, जैसे हम बोल गए कि एआई जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो उसमें सबका योगदान जो है वो केवल किसका है, विज्ञान का है। तो प्रत्येक दिन नए नए खोज होते जा रहे हैं, आविष्कार सामने आते जाते हैं, इन्वेंशन होते रहता है। आईआईटी ग्रुप के जितने भी चीज़ें इन्वेंशन करते हैं, बहुत सारे किट, जैसे कोविड आए थे तो आप, जैसे कोविड आए थे तो कोविड में आप देखेंगे कि इंजेक्शन बहुत ज़्यादा बना, कोवैक्सीन, कोविड, बहुत सारा चीज़ बना। तो ये धीरे 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 क्या करता है, प्रत्येक दिन, रोज़, डेली अगर आप देखेंगे तो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ नया इन्वेंट्स होते रहता है, नया खोज होते रहता है, मिलते रहता है। तो ये विज्ञान की ही देन है, इसलिए उसको सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। विज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। इसको हम अगर कह दें विज्ञान की, हम कह दें काफ़ी, ये वाला जो लाइन है स्टूडेंट के और पैडागोजी के व्यू से, ये वाला लाइन मैंने जो लिखा है ये काफ़ी एज ए टीज कभी कभी छप के आ जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के रूप में दे देता है। इसके बाद से इसी सेशन में कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन इससे जो आए हुए हैं वो मैं करवा दूँ, या इसके बाद एक और वीडियो आपको बन जाएगा, आप उतना देख लीजिएगा। उसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपको पैडागोजी के रहेंगे, आसानी से आप साइंस में, अगर 30 नंबर का साइंस है और 30 नंबर का मैथ है, तो साइंस की मैं गारंटी लेता हूँ कि 30 में 25 कहीं नहीं रखा है, यदि आप मेरी क्लास को देख लेते हैं। इसके बाद मैं केवल मैराथन क्लासेज ही दूंगा, वन शॉट में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे चैप्टर वाइज बोर्ड जो भी है, चैप्टर वाइज मैं आपको वन शॉट कर करके इस पे वीडियो मैं दे दूँगा। और डेली टीआरई 4 की प्रैक्टिस सेट अभी चल ही रहा है, चैप्टर वाइज उसको हम चला रहे हैं। बायोलॉजी चलाना है, बायोलॉजी का भी पीवाईक्यू चला रहे हैं, उसके बाद से बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। आइए देखते हैं तो अगला हम बता रहे थे कि विज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होगा, कभी भी कंप्लीट ये नहीं हो सकता है, ये हमेशा आगे बढ़ते रहता है, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो करते रहेगा, सतत प्रक्रिया है इसलिए। और विज्ञान का स्वभाव कैसा होता है, तो डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि विज्ञान जो है डायनेमिक है, वो क्या है, डायनेमिक है, स्वभाव इसका गतिशील है, यानी कभी रुकता ही नहीं, रुक जाएगा तो फिर विज्ञान का कोई काम है ही नहीं। तो ये पूरा पॉइंट था। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान वैश्विक मानव प्रयास है, साइंस इज ग्लोबल ह्यूमन इंडिविजुअल। नेक्स्ट हेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान क्या है, एक तरह का मानव का प्रयास है, वैश्विक, सभी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। तो उसको जानने का प्रयास करते हैं कि है क्या, कि विज्ञान की बात हम करते हैं तो ह्यूमंस के लिए कैसे ये काम करता है।
तो विज्ञान को विश्व भर में समान रूप से समझा और अपनाया जाता है। साइंस ही एक ऐसा चीज़ है कि अब साइंस कहीं चेंज नहीं होती। जैसे सेल है तो कहीं सेल का डिफिनीसन सेम होगा, तरीका अलग हो सकता है समझाने का। टॉपिक को, इस टॉपिक को समझाने के लिए कोई कोठरी लेता है तो कोई कुछ लेता है, एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट सेल का डिफिनीसन तो वही होगा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को। तो ये विश्व भर में इसको अपनाया जाता है और इसको समझा जाता है विज्ञान को। विश्व के सभी लोग इस प्रक्रिया में भाग लेकर मानव अस्तित्व से जुड़ी समस्याओं में योगदान देते हैं। ये क्या करता है, ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए विज्ञान जो होता है उसका समाधान खोजने के लिए, उससे जो भी समस्या है उसको खोजने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है विज्ञान। विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज मेरे वजह से आपके पास देखिए, मैं फेस मेरा नहीं दिख रहा है, बट मेरी आवाज़ आपको जा रही है। यूट्यूब के माध्यम से मैं रिकॉर्ड करके और फिर आप पे अपलोड करूँगा तो आप उस चीज़ को देखते हैं। तो क्या है, ये भी एक साइंस का ही देन है कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आपको सारा चीज़ नॉलेज दे रहा हूँ और मोबाइल से ही मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड अभी नहीं पड़ा हुआ है, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट मैं आपको जो देने का प्रयास करता हूँ, सबसे बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। और बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी मिलेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट हम पे बनाए रखें। गलती थोड़ी सी मेरी है कि मैं कंटिन्यूअस नहीं हो पाता, क्योंकि हम भी अभी एज ए स्टूडेंट के रूप में ही हैं। स्टेट सारी चीज़ें क्वालिफाइड है और वो मजाक नहीं है। आप वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मेरे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। सीटेट मैंने 5 बार दिया, 8 बार या 7 बार मैंने सीटेट दिया, जिसमें कम से कम 5 बार 1 to 5 में निकला और 3 बार 6 to 8 में क्वालिफाइड हूँ। स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लिया हूँ, तब मैं आपको कुछ बता पाता हूँ। तो आप ध्यान दें और पढ़ें। छोटा चैनल भले है, लेकिन कंटेंट जो मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे अलग मैं बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, बात ज़्यादा हुई, तो आइए देखिए। तो ये क्या होगा, ह्यूमन सर्वाइवल हो जाएगा। उसको खोजने में काफ़ी ज़्यादा ये क्या करता है, मदद करता है। अब आगे देखेंगे क्या एक उद्योग का काम करता है। तो बिल्कुल उद्योग का काम ये करेगा। तो विज्ञान एक सामुदायिक उद्यम है, कम्युनिटी को ये क्या करता है, जोड़ता है, इंटरप्राइजेज है। जैसे इन्होंने बात किया है कि विज्ञान जो है एक सामुदायिक उद्यम है, कम्युनिटी इंटरप्राइजेज है। तो विज्ञान एक विशाल मानवीय प्रयास, लार्ज स्केल ह्यूमन इंडिविजुअल है, जिसमें समुदाय का सहयोग बिल्कुल ही क्या है, आवश्यक है। इसमें विद्यार्थी को लेकर वैज्ञानिक, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और किसान, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, पॉलिटिशियन, फार्मर तक सभी का योगदान है। इसमें सभी लोग मदद करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट का ही है, इंडस्ट्री का, पॉलिटिशियन का, फार्मर का, सभी का योगदान इसमें होता है। विद्यार्थी का, सबका योगदान होता है इसमें। इसलिए इसको हम लोग लार्ज स्केल ह्यूमन इंडिविजुअल भी बोलते हैं। एक विशाल मानवीय प्रयास है, इसमें सभी लोग प्रयास करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तभी तो ये सोशल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तभी तो ये सोशल से जुड़ा हुआ है। जैसे 1 to 5 में हम लोग EVS ही पढ़ते हैं, तो सोशल का ये चैप्टर है EVS, लेकिन साइंस उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ साइंस क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं बोला ना कि मैं एक ही सीरीज में क्या कर लेंगे, एक ही सीरीज में उस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। एक ही सीरीज में एक ही 1 शॉट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटा का होगा, और इसी में आपका पूरा पेडागोजी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, विज्ञान का स्वभाव। तो विज्ञान ज्ञान और प्रक्रिया दोनों है। विज्ञान क्या है, एक तो नॉलेज है, शुरू में बताया नॉलेज का पूरा नॉलेज है, इसके बाद से एक प्रोसेस है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट भी है। तो विज्ञान क्या है और ये काम किस पे करता है, मैं बता के लाया, तो ये फैक्ट पे काम करता है। तो एक्चुअली भी अगर देखा जाए तो विज्ञान का स्वभाव इसका कैसा होता है, तो विज्ञान का स्वभाव अगर स्कूल में देखें, विद्यालय में देखें, तो कभी कभी केवल तथ्यों की सूची जैसा प्रतीत होता है। लगता है कि नहीं, ये केवल किस पे काम कर रहा है, फैक्ट पे काम कर रहा है, डेफिनेशन रट लिया, लेकिन वास्तव में यह खोज की प्रक्रिया वास्तव में क्या करता है, हर चीज़ को डिस्कवरी करता है। विज्ञान में हर चीज़ डिस्कवरी होते जाता है, या हमें अलग अलग तथ्यों को जोड़कर प्रकृति जगत की एक संपूर्ण समझ प्रदान करता है।
नेचुरल में क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, कब बाढ़ आ रही है, कब सारी चीज़ें आ रही है, मौसम कब चेंज होगा, तो सारी चीज़ों को हम नेचर से पता चलता है। तो विज्ञान उसमें एक बिल्कुल ही क्या करता है, समझ साझा करता है और नई नई खोज को, वास्तव में ये खोज की ही प्रक्रिया है। विज्ञान का स्वभाव जो होता है इसमें खोज पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है। डिस्कवरी को हम कभी भी दीजिएगा तो पॉजिटिव टैग में रखिएगा, ये कभी भी पॉजिटिव टैग होता है, ठीक है। तो विज्ञान जो है एक तरह का ज्ञान और प्रक्रिया, विज्ञान जो है एक तरह का ज्ञान और प्रक्रिया दोनों है, ज्ञान और प्रक्रिया दोनों है। अब आगे देखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक रोमांचक है, विज्ञान जो होता है रोमांचक होता है। हालांकि बहुत लोग विज्ञान से भागते हैं, लेकिन विज्ञान सही में एक्चुअली में देखा जाए तो विज्ञान एक तरह का रोमांचक चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नई चीज़ों को देखने में, समझने में रोमांच पैदा करता है। जैसे बच्चों को नई चीज़ों को समझने में आनंद मिलता है, वैसे वैज्ञानिक को भी किसी नई खोज या सहयोग में उत्साह महसूस करते हैं। ये क्या है, नई खोजों को रोमांच लगता है। जैसे बच्चे को 6 महीने के बच्चे है, उसको अगर हम खिलौना देते हैं, कोई खिलौना दे तो उसे खिलौना जैसे ही मिलेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खुश हो जाता है उस खिलौने को मिलकर, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, नई चीज़ है, यानी एक डिस्कवरी हो गया, वो एडॉप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज़ है हमारे पास आ गई, ये खिलौना है, उसको उसमें रोमांच आता है, खुशी मिलती है। तो साइंस जो है एक रोमांच प्रदान करता है। वैसे ही वैज्ञानिक को भी किसी नई खोज या प्रयोग में वही उत्साह महसूस करते हैं। कैसे रोमांचक है? क्योंकि ये वैज्ञानिक जब भी कुछ खोज करते हैं या नई नई खोज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उत्साह महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए विज्ञान रोमांचक भी है। और विज्ञान की हम बात करते हैं तो विज्ञान क्या है, उपयोगी। विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है। हालांकि कभी कभी ये हार्मफुल भी हो जाता है। तो विज्ञान समाज और जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देखिए हम लोग पैडागोजी पढ़ रहे हैं, तो पैडागोजी में कभी भी पॉजिटिव बात को ही किया जाता है, नेगेटिव बात को नहीं। और जितनी बातें की जाएंगी वो सब किस पे, गर्ल्स बॉयज़ चिल्ड्रेन, समझ लीजिए चिल्ड्रेन पे लेके चलेगा, चाइल्ड पे ही आधारित होता है। चाहे हमारा NP हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको डिपेंड करेंगी किस पर, तो वो डिपेंड करेंगी समाज को जीवन बेहतर बनाने में भूमिका निभाएगी और साइंस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि उद्देश्य क्या है, विज्ञान का स्वभाव क्या है, ये समझ गए। अब हम समझते हैं कि विज्ञान की प्रक्रिया और घटक क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो विज्ञान की प्रक्रिया और घटक, कंपोनेंट ऑफ साइंस ऑफ प्रोसेस। तो कंपोनेंट मैं पहले बता के ले आया कि ब्रह्मांड क्या है, नियमबद्ध है, नट के। विज्ञान इस धारणा पर आधारित कि ब्रह्मांड किसी मनमानी या अराजक तरीके से नहीं चलता, बल्कि इसे निश्चित नियम, फिक्स लॉ और सिद्धांत है। जैसे सभी लोग का है कि ब्रह्मांड जो चलता है एक विज्ञान की धारणा पर है, मनमानी तरीके से करता, लेकिन नहीं, ये अराजकता से नहीं चलेगा। इसमें एक निश्चित अनुपात होता है, फिक्स लॉ होगा, प्रिंसिपल होगा। तभी तो ये किस पे काम कर रहा था, फैक्ट पे बात कर रहा था। तो ब्रह्मांड जब भी होगा वो नियमबद्ध होता है, इससे वो अलग होता है। इसमें फिक्स लॉ होता है, क्या क्या होगा, इसमें फिक्स लॉ होगा और इसमें प्रिंसिपल भी होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि सार्वभौमिक अवलोकन होता है। पब्लिक ऑब्जर्व जो चीज़ को कर रही है उस चीज़ को ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अवलोकन का काम करता है। जैसे वैज्ञानिक ज्ञान सार्वभौमिक रूप से जांचे जा सकने वाले साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। कोई भी है, जब तक साइंटिस्ट टेस्ट नहीं करेंगे, साक्ष्य पे पहुँचेंगे नहीं, प्रूफ नहीं देंगे, तब तक वो अवलोकन नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो वो पब्लिक के लिए काम करते हैं और प्रूफ के तथ्य या उसको रूल के वजह से, जैसे भी हो उसे क्या करते हैं, लॉ के वजह से वो ला के बच्चों पे थोप देते हैं, समझिए तो, और कन्वर्सन हो जाता है और बच्चे उसे सीख भी जाते हैं और साक्ष्य के आधार पर ये जांच भी लेते हैं। तीसरा कि क्रमिक और व्यवस्थित प्रगति इसमें होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। जैसे विज्ञान अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे और क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। विज्ञान ही क्या, कोई भी काम है, जो भी काम है उसको अचानक नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए और वो लॉन्ग टाइम तक जीता है। लेकिन वो सीरीज़ के रूप में होना चाहिए, कभी हो तो वो सीरीज़ के रूप में हो। मान लीजिए हमें कोचिंग चलाना है 9th to 12th, तो सबसे पहले मेरे पास 12 तो नहीं आएगा ना, 9th से हमको स्टार्ट करना है। 9th पढ़ने के लिए 8, 10th पकड़ने के लिए 9th, 11th पकड़ने के लिए फिर आपका 10th पकड़ने के लिए 9th कंप्लीट पढ़ना पड़े होना चाहिए, फिर 11th के लिए 10th कंप्लीट, 12th के लिए 11th कंप्लीट। तो ये सारी प्रोसेस इसमें चलती रहती है।
तो क्रमिक और व्यवस्थित प्रगति ये होता ही है और इससे होना चाहिए। तीसरा, अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट की, मापन की, तो आधुनिक विज्ञान को अधिकांश शाखाओं में मापन अत्यंत आवश्यक हो गया है, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरत है। तो ये विज्ञान के क्या थे, कंपोनेंट्स है। तो आई होप कंपोनेंट चारों समझ में आपको आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके मुख्य घटक क्या क्या, जैसे मैंने उसमें बता के लेके आया। अब छोटा छोटा डेफिनीशन है जिसको आप देखेंगे, और ये है आपका, समझिए तो एक तरह का सिद्धांत। ये आपका एक तरह का क्या है, सिद्धांत है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट, एकदम डायरेक्ट पॉइंट उठा के आपको देता है। यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट आपको उठा के देगा। तो देखिए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन क्या है, तो किसी चीज़ को आप ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसको अपने अंदर पैटर्न बना लिए कि ये ऐसे ऐसे होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका दिमाग है और दिमाग पे सोच रहे हैं सारा चीज़ को, कोई घटना को ध्यानपूर्वक सुनना है, यानी टीवी, मान लीजिए कि टीवी देख रहे हैं ध्यान से, और अचानक क्या हो जाएगा, अचानक जाके वो चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, या पैटर्न तुमको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाता है और वो समान दिखेगा। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अवलोकन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, अवलोकन बोलेंगे। ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, अवलोकन बोलेंगे, और अवलोकन बोलने के बाद से उसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखेगा और समानता या पैटर्न को वो पालेगा। अब हाइपोथेसिस से आ जाता है, परिकल्पना की हम बात करते हैं। तो परिकल्पना का मतलब बच्चा जब भी एक्टिव होगा, कोई भी बच्चा हो, जब भी वो एक्टिव होगा, तो जैसे ही वो एक्टिव होगा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो वो किसी चीज़ को क्या करेगा, अनुमान लगा लेगा। वो किसके आधार पे, ऑब्जर्व के आधार पे, ऑब्जर्व किया किसी चीज़ को, तो उसको वो अनुमान लगा लेगा कि हाँ यही चीज़ है, और उस पर उसको शिक्षा दिया जाएगा। तो एडुकेटेड गाइज हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो इसको हाइपोथेसिस बोलेंगे, परिकल्पना। यानी वो परिकल्पना कर रहा है कि हाँ ऊपर से फल गिरेगा और मेरे दांत में जरूर जाके फंसेगा, तो वो कल्पना कर रहा है। तो अवलोकन पहले करेगा, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, फिर उस पर शिक्षित अनुमान लगाएगा। तो ये समझ गया। प्रयोग की हम बात करते हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, परिकल्पना की जांच करने की ये प्रक्रिया होती है, लैब जिसको हम लोग कहते हैं। ये वो क्या क्या बच्चे समझ पाए हैं। साक्ष्य और तथ्य की बात करें तो ये फैक्ट पे तो कभी भी काम करें, मैं शुरू से बताऊं, प्रयोग से प्राप्त प्रमाण साक्ष्य कहलाते हैं, जो सत्यापित होकर तथ्य बनते हैं। जब तक हम किसी को नहीं मानेंगे, जब तक वो सत्यापित ना हो जाए, साक्ष्य ना मिल जाए, तथ्य ना मिल जाए, एविडेंस एंड फैक्ट नहीं मिल जाए, ठीक है। तो ये जब तक नहीं मिलता है तब तक हम उस चीज़ को ये कह सकते हैं, ये जब तक नहीं मिलता है तब तक हम उस चीज़ को ये कह सकते हैं कि एविडेंस और साक्ष्य जो होगा वो हमें मिलेगा, तो फैक्ट पे ये कभी भी काम करेगा। बात करते हैं आगे सिद्धांत की। थ्योरी भी तो कुछ ना कुछ दिए होंगे लोग। तो थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी जो होगा वो व्यापक स्पष्टीकरण मिलता है, कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेनेशन होता है। सिद्धांत इसमें जो भी होगा वो कॉम्प्रिहेंशन होगा, व्यापक होगा और एक्सप्लेनेशन होगा। अब प्रकृति के नियम, नेचुरल लॉ के बारे में हम बात करते हैं। तो सार्वभौमिक सिद्धांत जो प्रकृति का व्यवहार करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम, कुछ भी प्रकृति के नियम में सिंपल है कि वो प्राकृतिक से पाया जाएगा। और जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, तो ये हमें पता है कि हाँ क्या है, तो उसको हम लोग नेचुरल लॉ बोलेंगे, ठीक है। प्रकृति के व्यवहार को बनाते हैं, उसे बनाए रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉ। तो ये मैंने जितनी भी विधियाँ बताई, 6 चीज़ें, ये मैंने जितनी भी 6 चीज़ें बताई, ये 6 चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ें जो मैं आपसे किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट को आप लोग बढ़िया से रट जाइए, देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम आगे आएंगे, तो आगे हम बात करेंगे विज्ञान शिक्षा की वैधता। आखिर कहाँ कहाँ ये वैध है, कहाँ कहाँ इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो ये चीज़ें तो हमें जाननी पड़ेगी ना। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें कुछ वैधता है जो जान लेते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक वैधता है, कॉग्निटिव वैलिडिटी है कि पाठ्य सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की आयु और बौद्धिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। कॉग्निटिव वैलिडिटी को हम इसमें ध्यान रखते हैं, क्योंकि बच्चा किस क्लास में है, विद्यार्थी किस क्लास में है, उसकी शिक्षण प्रति, उसकी भाषा, उसकी पाठ्य सामग्री के अनुसार बुद्धि स्तर जो होगा उसके अनुसार होना चाहिए, उसको संज्ञानात्मक वैधता बोला जाता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की वैधता।
तो विषय वस्तु की वैधता की बात करें तो पाठ्यक्रम में प्रस्तुत सामग्री वैज्ञानिक रूप से सही और सार्थक होना चाहिए। मतलब जो भी सिलेबस उसमें दिया हुआ है आपका, जो सिलेबस आपका दिया हुआ है तो वो सिलेबस कैसा होना चाहिए, वो आकर्षक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, मतलब हमें काम में आ जाए। और उसका जो कंटेंट है वो राइट होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, और सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे विषय वस्तु की वैधता, कंटेंट वैलिडिटी। अब प्रक्रियात्मक की बात करते हैं तो प्रोसेस वैलिडिटी में बोलेंगे विद्यार्थियों को केवल तथ्य न सिखाकर विज्ञान के निर्माण और सत्यापन की प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। यानी केवल थ्योरी पढ़ा देने से साइंस का काम नहीं चलेगा, उसमें उसको लैब भी कराना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिकल भी कराना पड़ेगा, वो नेसेसरी होता है। तो प्रक्रियात्मक में क्या कहते हैं, तथ्य सिखाकर विज्ञान के निर्माण सत्यापन की प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए। प्रक्रियात्मक विशेषता तो यही कहता है। ऐतिहासिक विशेषता की अगर बात करें, हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात करें तो विज्ञान के विकास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाना चाहिए, ये इन्होंने बताया है। ऐतिहासिक वैधता पर, ऐतिहासिक वैधता पर इन्होंने ये बताया हिस्टोरिकल पे कि विज्ञान के विषय में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाए, यानी इतिहास में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसको शामिल किया जाए। पर्यावरणीय वैधता जो है, विज्ञान शिक्षा के विद्यार्थी के स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण से जोड़ा जाए। पर्यावरण में जब भी जाएंगे तो हमें वृक्ष लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, नदी के पास में है, किनारे है, तो कुछ दूर पर जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमको आसानी से मिल सकती है, सारी चीज़ें हमको आसानी से मिल सकती है, तो उसको हम लोग पर्यावरणीय वैधता बोलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर हुई, सारी चीज़ें बाहर हुई इस वजह से। एक चीज़ और इसमें होता है, देखिए एक चीज़ और आपको इसमें देखने को मिलेगा, एक नैतिक वैधता होता है। विद्यार्थियों में ईमानदारी, तो ईमानदार तो रहते ही बच्चे, निष्पक्षता होना चाहिए और मानवीय मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या था, वैधता था। अब हम लोग आते हैं विधि पे। अब हम लोग आएंगे किस पे, वैज्ञानिक और शिक्षण विधि। तो वैज्ञानिक और शिक्षण विधि के बारे में हम जानेंगे। तो व्यवस्थित तरीका जिसके द्वारा किसी समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाल दिया जाता है, उसी को वैज्ञानिक विधि हम कहेंगे। सिंपल है कि वैज्ञानिक व्यवस्थित तरीका से, मतलब एक सही वे में सीरीज में करके समस्या या वैज्ञानिक का समाधान निकाल सकते हैं हम लोग, उसको वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। सिंपल है। एक चीज़ होता है आगमन विधि, आगमन विधि होता है। तो आप मैथ पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में पढ़ेंगे आगमन, गमन, अकेला ये क्या हो रहा है, आ रहा है, आगमन हो रहा है, और गमन हो रहा है, मतलब वो आए हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, और से आगमन, ये उदाहरण पहले दिया जाता है और उदाहरण से पहुंचाया जाता है आपको पॉइंट पे। तो ये जब भी डिपेंड रहता है आगमन विधि, इसमें विद्यार्थी से सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। सिंपल बात में आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि में तो व्यवस्थित तरीका से होगा, ये खत्म है। आगमन में होगा इंडक्टिव मेथड जो है, इसमें विद्यार्थी उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष की ओर क्या होता है, वो बढ़ता है, तो उसका समाधान निकाला जाता है, बाद में उसका समाधान निकाला जाएगा। अब आगमन विधि, इसमें विद्यार्थियों को उदाहरण से निष्कर्ष की ओर हमको बढ़ाना पड़ता है, उदाहरण जो है वहाँ से निष्कर्ष की तरफ हम लोग को बढ़ाना पड़ता है। निगमन विधि में देखें तो ये क्या होगा, सबसे पहले रूल बनाना पड़ेगा, उसके बाद से फिर सारी टिप। आगमन में क्या करना है, उदाहरण को ले लेना है और आगे बढ़ते जाना है। तो निगमन विधि देखें तो इससे पहले नियम में सिद्धांत बताया जाता है, फिर उदाहरणों को से सत्यापित भी किए जाते हैं। तो जनरल तो स्पेसिफिक के लिए किए जाते हैं। अगला हम बात करते हैं, देखिए वैज्ञानिक की 2-3 विधि थी। वैज्ञानिक विधि थी एक वैज्ञानिक विधि, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। निगमन विधि में क्या करना है, नियम से उदाहरण की ओर जाना है। और आगमन में बात करोगे तो आगमन में तुम हमारे साथ रहोगे आगमन में। तो वैज्ञानिक की विधि और समझदार 3 विधि होता है। निगमन में क्या करेंगे, नियम को बताया जाएगा, फिर सत्यापित किया जाएगा। आगमन में क्या किया जाए, आगमन में सबसे पहले जैसे आगमन में उदाहरण देके और फिर निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। वैज्ञानिक विधि में तो व्यवस्थित तरीका है जो समस्या और समाधान को निकलता है। अब देखिए लास्ट पेज ही होगा लगभग,
40 से 45 मिनट के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आगमन विधि का एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगमन विधि का उदाहरण से सामान्य निष्कर्ष की ओर जाता है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया कि एल और बी का वैल्यू इतना है, एल और बी का वैल्यू कितना है, इतना है, ठीक है। और इस पर सिद्धांत मैंने बता दिया और मैंने बोला कि अगर हम लेते हैं तो जो हम बोलेंगे वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाद से तो ये चीज़ें होती हैं इसका अंदर। तो वैज्ञानिक और आगमन समझ गए, आगमन में उदाहरण पहले दिया था, निगमन में समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं विज्ञान में कौशल। बहुत अच्छा टॉपिक है विज्ञान में कौशल, प्रोसेस स्किल इन साइंस। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मिलते हैं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 क्वेश्चन पेडागोजी से ही रहता है, कुछ उसमें एनईपी से रहता है। तो एनईपी जैसे एग्जाम पास में आएगा वैसे मैं बता दूंगा। और साइंस की प्रैक्टिस ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे। तो विज्ञान में क्रियात्मक कौशल जो है, जो स्किल है साइंस का, उसमें देखिए कैसे लिया गया है। एक तो सबसे पहले अवलोकन किया गया है। सूचना या डेटा प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करेंगे, उसको ऑब्जर्विंग कहते हैं। वर्गीकरण किया गया था, समानता और भिन्नता के आधार पर समूहों में इसको बांटा गया था। तो ये विषय कम्युनिकेटिंग जो है, ज्ञान और विचारों को साझा करना, ये थोड़ा सा सबके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कर सकते हैं। अनुमान लगाना, इन्फेरेंसिंग, अवलोकन के आधार पर तर्क के निष्कर्ष पर अनुमान लगाना विधि यूज होता है। और सबसे लास्ट है पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्टिंग, भविष्य में होने वाली घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वानुमान कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें क्या हुआ, स्पेशली इनके पास हुआ। तो देखिए नोट्स जिसने बनाया और इसके पहले मैं जिसके यहाँ काम किया एक संस्था में, तो उन्होंने मुझे बहुत सारा चीज़ सिखाया। थोड़ा सा सब्र करने का प्रयास करें, जब ट्रेन चाहिए तब। तो देखिए अवलोकन, तो ठीक उसी तरह थोड़ा सब्र कर। अवलोकन काम है सूचना और डेटा को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का उपयोग। समानता और भिन्नता के आधार पर समूहों में बांट देंगे। ज्ञान और विचार को साझा करेगा। अवलोकन के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकलेगा। भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वानुमान लगाना पड़ जाएगा, इससे निभाया जा सकता है। तो गोरखपुर एम्स में, पटना एम्स में आप जाके कहीं, दिल्ली एम्स में कहीं भी जाके आप अपना दिखा लें, इलाज करा लें जल्दी से जल्दी। तो ये सारी चीज़ें, पांचों चीज़ें फिर मुझे स्पेशली करना पड़ेगा। जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, संचार, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो अवलोकन हो गया, सूचना डाटा प्राप्त करने के लिए उपयोग। क्लासिफिकेशन हो गया, ज्ञान और विचारों का साझा हो गया। आवेदन के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकाला। भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वानुमान मैंने बताया, लेकिन आप डरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पूर्वानुमान लगाना, अनुमान लगाना, संचार, वर्गीकरण और अवलोकन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो विज्ञान में क्रियात्मक कौशल इसी प्रकार का होता है। तो ये आपको देखने को लगभग बहुत पहले आपको ये मिलना चाहिए। तो आई होप ये देखिए जो मैं वीडियो लेके आया, और ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला है, सीटेट 2026 सितंबर, इसके लिए ये बहुत ही क्या है, ज़रूरत है। तो आप वह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट ख़त्म हुआ। तो ये क्या करता है, भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वानुमान लगाएगा। और संचार, ज्ञान और विचारों को साझा करने वाला संचार। अनुमान लगाना, अवलोकन के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकालना। तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ की होती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, ऑब्जर्व। तो आइए पूर्वानुमान लगाया गया। तो ये थी पेडागोजी की क्लास, ये थी पेडागोजी की क्लास। आपको 10 मिलेगा, मैथ 30 और ये भी 30। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इसमें मैंने पूरा कोशिश किया हूँ
कि जितनी चीज़ें हैं इसमें कवर कर लिया जाए, कवर अप कर लिया जाए। थ्योरी में जितनी चीज़ें हैं, कुछ कुछ विधियाँ हैं जिसको मैं अगले क्लासेज में उसको अटेंड करके या फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो उसको मैं बताऊंगा। तो ये सारी कामें आपको देखने को मिलती हैं। समानता और भिन्नता के आधार पर समूह में बांट देते हैं, ज्ञान विचारक का सजा करते हैं, भविष्य में होने वाली घटना का पूरा अनुमान लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एक ऑटो के लिए। अब हम चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें होती है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे हमें बारिश के लिए पता चलता है कि आज बारिश होने वाली है, वही चीज़ है। तो कौशल समझ पाए विज्ञान में क्या क्या है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा विज्ञान, विज्ञान का वो कैसा है, उसका विश्वास कैसा है, और डेली ये विचारों पे काम करता है, आइडिया पे विचार करता है, वो एविडेंस के आधार पे लेकिन बात करता है, फैक्ट पे। और इसकी जो प्रकृति होती है वो रियल वर्किंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड को उजागर करे, ना कि काल्पनिक यदि मैजिकल एक्सप्लेनेशन पर विश्वास कर रही है यह। तो ये चीज़ें तो मैंने विज्ञान बताया। विज्ञान बताने के लिए मैंने ऐसे बता दिया कि ऐसा चीज़ होता है। और विज्ञान वैश्विक मानव प्रयास भी है, विज्ञान एक सामुदायिक उद्यक भी है। तो एक ही वीडियो में आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में। सब चीज़ें मैंने बताया, उसके बाद से अगर आप देखें तो मैंने बताया कि उसका विधि, उसका स्वभाव, उसका कौशल, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। अभी 2 बहाली आपके पेंडिंग पड़ा है, लगभग TRE 40। इसके अलावा EPTGT की बहाली आने वाली है, UPPRT के लिए बहाली आने वाला। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो कम आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा जो हमने आज बताया। परिवहन के बारे में बताया, हृदय के बारे में मैंने बताया कि हृदय जो होता है वो रक्त को शुद्ध करता है। तो ये सारी चीज़ें है। और हम कुछ ट्रिक बताते हैं कि जहाँ भी आपको दिखे कि प्रयोग कर रहा है, फैक्ट आ गया, तो वहाँ उसे रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आई होप आपको क्लास कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, कमेंट सेक्शन खुला है, थोड़ा सा क्लास कैसा लगा उसका रिव्यू आप हमें दे देंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए आप इसी से पैडागोजी को आप क्या करिए, इसी से पैडागोजी को, साइंस पैडागोजी जो है उसको आप देख लीजिए। मैं बता रहा था कि कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन इसमें करें वो चाइल्ड को लेके करें। दूसरा, जहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करता है वो साइंस विज्ञान में हो जाएगा। और अमरनाथ वगैरह जितने भी यात्राएँ हैं वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। तो इसके नाम से ये चलता है, ठीक। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सारा चीज़ ये मिलेगा आपको देखने को। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें सारे टॉपिक को मैंने कवर करने का पूरा प्रयास किया है जो विज्ञान में आता है। मात्र 10 नंबर का आता है। आपको पता है कि साइंस जो होगी वो 10 नंबर और 20 नंबर कंटेंट ऐसे आता है, तो 10 नंबर का ही है। तो देखा जाए तो ये ओवरऑल इस कंपनी में काम कर सकते हैं और इस सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे मैं बता दिया। तो CTET में साइंस पैडागोजी की बात अगर हम करते हैं तो 10 मार्क्स आता है, बाकी कंटेंट से 20 मार्क्स आता है। तो आप यहीं से अपने अकॉर्डिंग वो तैयारी कर लीजिएगा। तो आई होप आपको क्लास तो बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचे ताकि मेरा नॉलेज और आपका नॉलेज मिल के दूसरों के साथ में
जाए दूसरे को फ़ायदा हो। तो आई होप आपको अभी जाना होगा, निकलना होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अपना जारी रखें। एग्ज़ाम आने के पहले पहले मैं साइंस का सीटेट जो है पेपर साइंस का, वो मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमसे मिलें। जय हिंद, जय भारत।